नमस्कार, हमारी राय में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास में अपना नाम किन अक्षरों में दर्ज कराना चाहते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन भारत की विदेश नीति का जो गौरवशाली स्वर्णिम इतिहास रहा है उसे वो पूरी तरह मटियामेट करना चाहते हैं, ये साफ नजर आ रहा है। वैसे भी जब इतिहास की पूरी समझ ना हो या जानबूझकर इतिहास को नजरअंदाज किया जाता है तो वर्तमान और भविष्य दोनों किस तरह खतरे में पड़ जाते हैं, इसका बड़ा उदाहरण नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा से मिल ही रहा है। महज 2 दिनों के लिए मोदी इजराइल गए हैं, लेकिन वहां जो कुछ उन्होंने कहा उससे भारत की बरसों की मेहनत पर पानी फिर गया है। मोदी के इजराइल दौरे की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब ईरान पर हमला बोलने के लिए अमेरिका तैयार बैठा है और उसमें इजराइल का भी पूरा साथ है, तब किस मजबूरी में मोदी जी को इजराइल जाना पड़ा। आखिर अभी कौन सी ऐसी डील्स होनी थी जो मोदी जी के गए बिना पूरी नहीं होती। इस बारे में राहुल गांधी ने एक पोस्ट लिखी है और उसमें उन्होंने अपने भाषण का हिस्सा शेयर किया है। देखते हैं पहले इस वीडियो को। भाषण में 4-5 घंटे मुझे रोका, मगर बैकग्राउंड में एक और चीज चल रही थी। मेरे भाषण खत्म होते ही प्रधानमंत्री गए लोकसभा से। शाम को बिना अपने कैबिनेट से पूछे नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को फोन कॉल लगाया। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया और कह दिया कि यूएस इंडिया डील को मैं साइन करने को तैयार। 4 महीने कुछ नहीं हिला और फिर एकदम नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया और हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया, गारमेंट इंडस्ट्री को बेच दिया, सारा का सारा डेटा अमेरिका को दे दिया। क्यों? 2 कारण है भाइयों और बहनों। पहला कारण, अमेरिका में एप्स्टीन की फाइल बंद पड़ी हुई है, 30 लाख फाइल, उसमें ईमेल है, मैसेजेस हैं, वीडियो है, सब कुछ है, वो रिलीज नहीं हुई है। रिलीज क्या किया है मैं बताता हूँ। धमकाने के लिए रिलीज किया है हरदीप पुरी का नाम। अनिल अंबानी एप्स्टीन फाइल में है और एप्स्टीन फाइल में और भी नाम है जो अभी छुपे हुए हैं। पहला कारण ये। दूसरी धमकी है कि अमेरिका में अदानी जी पर क्रिमिनल केस। अमेरिका का केस जो है उसका लक्ष्य अदानी नहीं है, उस केस का लक्ष्य नरेंद्र मोदी है। वो तीर नरेंद्र मोदी जी की ओर मारा जाता है। ये 2 कारण थे कि नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट से भाग के निकले और उसी शाम उन्होंने ट्रंप को फोन किया और कहा, सर जो भी आप उचित समझो वो आप करो, मैं साइन करने को तैयार हूं। तो आपने देखा, इस वीडियो के साथ राहुल गांधी ने लिखा कि नरेंद्र सरेंडर मोदी, आपको यूएस ट्रेड डील रद्द करने की चुनौती दिए हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गए, आप फिर खामोशी से इजराइल निकल गए। एक बार तो आप एप्स्टीन के कहने पर इजराइल में डांस एंड सिंग कर ही चुके, अब की बार वहां किसके कहने पर देश के हितों के खिलाफ सौदा करके आएंगे? तो राहुल गांधी ने पहले ही बता दिया है कि मोदी फिर से देश के हितों के खिलाफ सौदा करके आएंगे और इसके सबूत खुद मोदी ने दे ही दिए। इजराइल जाकर वहां की संसद में जिस तरह का भाषण नरेंद्र मोदी ने दिया है उसमें वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, उठ सकते भी हैं, बल्कि कहूं तो उठने लगे हैं, क्योंकि इजराइल ने फिलिस्तीन में हमास को खत्म करने के नाम पर जो नरसंहार किया उस पर दुनिया भर में चिंता जाहिर की जा रही है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने इजरायली संसद में जाकर हमास की न केवल आलोचना की बल्कि इजराइल पर हुए हमले की तुलना भारत में मुंबई के आतंकी हमले से कर दी। माना कि दोनों में निर्दोष लोगों की ही जान गई थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि मोदी को यूपीए सरकार में हुआ मुंबई हमला अगर याद आया तो खुद की सरकार में हुए पुलवामा और पहलगाम जैसे बड़े आतंकी हमलों को वो कैसे भूल गए। होता तो यही है दोस्तों कि इंसान को हाल की बात पहले याद आती है और पुरानी बात बाद में याद आती है। यानी वर्तमान में जिसमें आप जी रहे हैं उसमें आप बातों को जल्दी याद रखते हैं, उन बातों को जल्दी आप कहते हैं, लेकिन भविष्य में, और भविष्य की तो कोई बात ही नहीं, लेकिन भूतकाल में अगर आप जाएंगे, पीछे जाएंगे तो बातें आपको याद करने में समय लगता है। लेकिन मोदी जी के साथ उल्टा ही हो रहा है। उन्हें अपने कार्यकाल का कुछ भी याद नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकारों की बातें वो याद करते रहते हैं, उन्हीं की बातें याद पड़ती हैं उन्हें याद रहता है तो बस ये कि भाजपा का प्रतीक भगवा है और इसी भगवे यानी सैफरन रंग में वो पूरे देश को रंगना चाहते हैं। इसीलिए तो जब बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी ने सैफरन रंग की पोशाक पहनी तो मोदी कैसे खुश हुए, इसका वीडियो बीजेपी ने भी डाला है। जरा देख लीजिए इस वीडियो को।
do what you want. Look at it. अब जरा सोचिए दोस्तों कि किस देश का प्रधानमंत्री विदेश जाकर इस तरह की हल्की टिप्पणियां करता है। हालांकि मोदी जी इसीलिए बार बार चर्चा में आते ही हैं। खैर, बुधवार को इजरायली संसद को संबोधित करते हुए मोदी ने गजा शांति पहल को क्षेत्र में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की दिशा में एक रास्ता बताया, यानी सीधे सीधे अमेरिका की तारीफ उन्होंने की। इसके साथ ही इजराइल के साथ एकजुटता का संदेश देते हुए कहा कि कहीं भी आतंकवाद शांति को हर जगह खतरे में डालता है। गौर कीजिए कि मोदी ने इजराइल की कुर्बानियों का जिक्र किया, लेकिन गजा में मारे गए 70,000 लोगों की हत्या और हमदर्दी के लिए एक शब्द नहीं कहा। वो कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें तो ट्रंप और नेतन्याहू से दोस्ती निभानी है। मानवता और अहिंसा उन्हें उनके ठेंगे पर। पीएम मोदी ने गजा नरसंहार को पूरी तरह नजरअंदाज किया। यहां तक तो ठीक है, लेकिन दुख इस बात का है कि अपने साथ साथ उन्होंने पूरे देश, यानी देश, हमारा देश, उस इजराइल की बात नहीं कर रहा हूं, भारत की बात कर रहा हूं, भारत की जनता को इजराइल के सामने, इजराइल के साथ खड़ा दिखाया है, यानी हम दोनों दोस्त। मोदी ने कहा, मैं भारत की जनता की ओर से हर खोई हुई जान के लिए गहरी संवेदना लेकर आया हूं और उस परिवार के लिए जिनका संसार 7 अक्टूबर 2023 को हमास के बर्बर आतंकवादी हमले में टूट गया। हम आपका दर्द महसूस करते हैं, हम आपका दुख साझा करते हैं। भारत इजराइल के साथ मजबूती से, पूरे विश्वास के साथ इस पल में और उसके आगे भी खड़ा है। कोई भी कारण नागरिकों की हत्या को जायज नहीं ठहरा सकता, कुछ भी आतंकवाद को जायज नहीं ठहरा सकता। कितने सुविधाजनक तरीके से नरेंद्र मोदी ने गजा में नेतन्याहू के इजरायली आतंकवाद का जिक्र तक नहीं किया, जबकि खुद इजराइल की जनता अपनी सरकार के ऐसे बर्बर रवैये के खिलाफ है। कई बार वहां सड़कों पे ये लोग निकल के आए हैं, प्रोटेस्ट को हम लोगों ने देखा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोदी के भाषण पर उन्हें इतिहास की याद दिलाते हुए लिखा है, कल क्नेसेट में दिए गए उनके संबोधन में जो उनके मेजबान यानी नेतन्याहू का बेशर्म बचाव था, प्रधानमंत्री मोदी ने इस तथ्य पर ज्यादा ध्यान आकर्षित किया कि भारत ने नए राज्य इजराइल को उनके जन्म के दिन मान्यता दी थी। इसके बाद जयराम रमेश ने नेहरू के इजराइल के निर्माण पर आइंस्टीन को लिखे पत्र में व्यक्त विचारों का हवाला दिया है। क्या कुछ लिखा है वो भी आपके सामने है। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, यहां नेहरू का आइंस्टाइन को 1 महीने बाद दिया गया जवाब है। 5 नवंबर 1949 को दोनों प्रिंसटन में आइंस्टाइन के घर पर मिले थे। नवंबर 1952 में आइंस्टाइन को इजराइल के राष्ट्रपति पद की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया, और अप्रैल 1955 में उनके निधन से कुछ समय पहले आइंस्टाइन और नेहरू ने परमाणु विस्फोटों और हथियारों के मुद्दे पर पत्रों का आदान प्रदान किया था। नेहरू ने 11 जुलाई 1947 को आइंस्टाइन को जवाब में लिखा, मैं मानता हूं कि जबकि मेरी यहूदियों के लिए बहुत अधिक हमदर्दी है, मुझे अरबों की दुर्दशा के लिए भी उतनी ही हमदर्दी है। किसी भी घटना में पूरा मुद्दा दोनों पक्षों की ओर से उच्च भावना और गहरे जुनून का हो गया है। नेहरू ने कहा, जब तक दोनों पक्ष पर्याप्त समझदारी नहीं दिखाते, मुझे वर्तमान के लिए कोई प्रभावी समाधान नहीं दिखता है। नेहरू ने यहूदियों के नजरिए पर सवाल उठाते हुए कहा, मैंने फिलिस्तीन की इस समस्या पर अच्छा ध्यान दिया है और दोनों पक्षों द्वारा जारी की गई किताबों और पैम्पलेट्स को पढ़ा है। फिर भी मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं इसके बारे में सब जानता हूं या मैं क्या किया जाना चाहिए पर अंतिम राय देने के लिए सक्षम हूं। मुझे पता है कि यहूदियों ने फिलिस्तीन में एक अद्भुत काम किया है और वहां के लोगों के स्तर को ऊंचा उठाया है, लेकिन एक सवाल मुझे परेशान करता है, इन सभी उल्लेखनीय उपलब्धियों के बाद वो अरबों की सद्भावना हासिल करने में क्यों विफल रहे। नेहरू ने आगे लिखा कि वे अरबों को अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ मांगों को मानने के लिए क्यों मजबूर करना चाहते हैं। नजरिए का तरीका ऐसा रहा है जो समझौते की ओर नहीं ले जाता, बल्कि संघर्ष की निरंतरता की ओर ले जाता है। मुझे कोई संदेह नहीं कि गलती एक पक्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी ने गलती की है। मुख्य समस्या फिलिस्तीन में ब्रिटिश शासन की निरंतरता रही है। तो यहां जयराम रमेश ने इजराइल और फिलिस्तीन दोनों पर नेहरू जी के विचार बता दिए। जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों पर
भीषण अत्याचार किया था, आपको पता है, जिस पर सभी की सहानुभूति यहूदियों के साथ थी। लेकिन इजराइल में बसकर यहूदियों ने जिस तरह फिलिस्तीन के लोगों को उनके ही घर से बेदखल करने की लगातार कोशिश की और इसमें अमेरिका ने जैसे इजराइल को बढ़ावा दिया, भारत कभी भी उसके पक्ष में नहीं रहा। इसलिए इजराइल और फिलिस्तीन दोनों राष्ट्रों को भारत ने मान्यता दी, मगर इजराइल से एक दूरी बनाकर रखी। वहीं फिलिस्तीन के साथ नैतिकता के नाते भारत हमेशा खड़ा रहा। आज नरेंद्र मोदी इस समीकरण को पूरी तरह बदल चुके हैं। यहां राहुल गांधी ने इसका कारण बताया है। मोदी की यात्रा को एप्स्टीन फाइल से जोड़ते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी की यात्रा किसके इशारे पर हो रही है और यह भारत के हितों के खिलाफ है। वहीं कांग्रेस ने मोदी की यात्रा को अमेरिका और भारत ट्रेड डील से भी जोड़ा है, जहां राहुल गांधी ने इसे किसानों के दिल में तीर बताया है। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि प्रधानमंत्री क्नेसेट को संबोधित कर रहे हैं और सुदर्शन चक्र जैसी तकनीकों से भारत को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन भारत इसमें मजबूत हो रहा है या नहीं, या अमेरिका के हाथों मजबूर हो रहा है, यह जल्द ही पता चल जाएगा दोस्तों। इधर दुनिया के कई अरब विश्लेषकों की निगाह मोदी के दौरे पर है। अरब मीडिया का कवरेज इस बात पर भी फोकस कर रहा है कि भारत का मौजूदा स्टैंड इजराइल और फिलिस्तीनियों के संबंध में उसके पारंपरिक स्टैंड से अलग दिशा में जा रहा है। देख लीजिए, सब लिख रहे हैं, पूरी दुनिया के अखबार लिख रहे हैं। अल जजीरा अरेबिक में इजराइल और फिलिस्तीन मामलों के जानकार अजाम अबू अल अदस ने लिखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा गहरे रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है। भारत और इजराइल के बीच अरबों डॉलर के सौदे को ही हाईलाइट करना इस यात्रा के मूल उद्देश्य को छिपाने जैसा है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी अपने भाषण में भारत के साथ सैन्य साझेदारी का संकेत दिया। इससे साफ है कि इस क्षेत्र में पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के संभावित गठबंधन को चुनौती पेश करने के लिए भारत और इजराइल सहयोगी देशों के रूप में नजदीक जा रहे हैं। भारत में अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए मोदी सरकार हिंदू राष्ट्रवाद का सहारा ले रही है। यूएई के गल्फ न्यूज ने लिखा है कि यह भारत की पहले की विदेश नीति से अलग अप्रोच को भी दिखाता है। भारत ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीनियों को समर्थन देता रहा है और 1992 तक इजराइल के साथ भारत के पूर्ण कूटनीतिक रिश्ते तक नहीं थे। लेकिन हाल के सालों में दोनों देश एक दूसरे के बेहद नजदीक पहुंचे हैं। गल्फ न्यूज ने भी यही लिखा है कि अक्टूबर 2023 में गजा युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल के कई देशों से संबंध खराब हो गए थे और कई यूरोपीय देशों ने भी गजा में उसके हमलों की कड़ी आलोचना की थी। ऐसे में नेतन्याहू को उम्मीद है कि मोदी की यह यात्रा इजराइल के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ाने में मददगार साबित होगी। लंदन के द न्यू अरब ने लिखा है कि मोदी एक कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी नेता हैं। वो दुनिया के उन चंद नेताओं में शुमार हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर के हमले के बाद सबसे पहले इजराइल के साथ एकजुटता दिखाई थी। अरबी भाषा के डिजिटल न्यूज वेबसाइट न्यूज रूम ने लिखा है, 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद कई पश्चिमी नेता इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिलने जा चुके हैं, लेकिन ग्लोबल साउथ के नेताओं की ऐसी यात्राएं बहुत सीमित रही हैं। विश्लेषकों के अनुसार इस लिहाज से मोदी की यात्रा विशेष महत्व रखती है। तो दोस्तों, ये टिप्पणियां बता रही हैं अलग अलग अखबारों की, अलग अलग विश्लेषकों की, कि दुनिया भी इस बात को नोटिस कर रही है कि मोदी भारत की विदेश नीति को पूरी तरह बदल रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर ये सब किस कीमत पर हो रहा है और किसके कहने पर हो रहा है, यानी किसके इशारे पर हो रहा है। तो दोस्तों, हमारी राय में आज बस इतना ही। नमस्कार।